हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चैनल एनवीरा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 है और इसे आपके बुक में श्वसन और गैसों का मीनिंग में बोल रखा है। ये आपका मानव श्वसन तंत्र ही है। ठीक है, हमने अपने पिछली क्लासेस में मानव परिसंचरण तंत्र को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है भाई, ये आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा। देखो, मानव श्वसन तंत्र, जो जितने भी सजीव होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई होती है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, वो कौन होती है भाई? कोशिका। ठीक है भाई, ये लो कोशिका, जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका। और प्रत्येक जीवित कोशिका को क्या चाहिए होती है भाई? ऊर्जा चाहिए होती है। और ये ऊर्जा, देखो, ऊर्जा के अलग अलग रूप है, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इस जीवित कोशिका को आपकी प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, अन्य ऊर्जा नहीं चाहिए। उसको कौन सी ऊर्जा चाहिए? रासायनिक ऊर्जा। जीवित रहने के लिए उसको क्या चाहिए भाई? रासायनिक ऊर्जा। ठीक, रासायनिक ऊर्जा। और यह रासायनिक ऊर्जा कहाँ से मिलेगी भाई? अब हम अपने मानव के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो हमें ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी भाई? जो भोजन करते हैं, भोजन करने से हमें क्या मिलेगा? फूड डाइजेस्ट होगा, पाचन होगा, उससे क्या मिलेगा भाई? ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, क्या चाहिए? पहले ऊर्जा का स्रोत तो चाहिए। ऊर्जा का स्रोत मिलेगा तभी तो ऊर्जा ले सकते हैं। और ऊर्जा का स्रोत हमारे शरीर में कौन है? भोजन है। भोजन से, देखो, ये क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम था। ये आपका स्टोमक इस तरीके से, इसने, ये देखो, ये कौन शरीर के पास लेके कौन आएगा? ब्लड प्रेशर, रक्त वाहिका। ये रक्त वाहिका। ठीक है, ये आपकी जो रक्त वाहिकाएं होती है, इसी के अंदर जरूरी जो आवश्यक चीजें होती है वो कोशिका तक पहुंचाई जाती है। हमने किसमें पढ़ा था? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या बना? ग्लूकोज बन गया भाई ग्लूकोज। ये ग्लूकोज अब कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में। क्या दौड़ रहा है भाई? ग्लूकोज दौड़ रहा है। अब सिर्फ ग्लूकोज नहीं भाई, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए भाई? गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और किसी भी चीज को जलाने के लिए कौन आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है। देखो, किसी भी चीज से आपको क्या करना है? ऊर्जा प्राप्त करनी है। किसी भी स्रोत से आपको क्या करनी है? ऊर्जा प्राप्त। अब ये देखो, ग्लूकोज भी एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक स्रोत ही है। ठीक है, जैसे आपको देखो, कागज है, कागज क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक स्रोत है। अगर आपको कागज से ऊर्जा लेनी हो तो क्या करते हो? उसके अंदर तुली लगा देते हो, आग लगा देते हो, तो उससे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, प्रकाश ऊर्जा, उसमें ऊर्जा निकलती है। लेकिन इस कोशिका को क्या चाहिए भाई? रासायनिक ऊर्जा चाहिए उसको, उसमें ऊर्जा वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, तो ग्लूकोज आप ऊर्जा का स्रोत तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए भी? ऑक्सीजन चाहिए। तो यह ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में लाने का कार्य कौन करेगा? मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र स्टार्ट करने से पहले हमने ये पढ़ा था कि परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अब बॉडी को क्या चाहिए भी? ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन जो कोशिका को देने का कार्य करता है, वो कौन करता है? आपका मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, ये लो, आपका ऊपर से समझ ले तो मानव श्वसन तंत्र क्या होगा? इस तरीके से होगा आपका मानव श्वसन तंत्र। ये क्या? मानव श्वसन तंत्र। ये कौन दे देगा भाई? O2 दे दे, ऑक्सीजन। अभी कहाँ आ गई? ब्लड वेसल्स में आगे भाई। अब कोशिका के पास ग्लूकोज भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, तो ये क्या करेगी? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये लो, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा? मेटाबॉलिक, ये जो कार्बनिक स्रोत है ग्लूकोज, इसके साथ कौन करेगा? ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा भाई? एटीपी। यही क्या है? रासायनिक ऊर्जा। यही तो चाहिए थी कोशिका को। जब तक अपनी कोशिका को ये मिलती रहेगी भी, ये जिंदा अपना काम करती रहेगी, मानव जिंदा। जैसे ही एटीपी मिलना बंद हुई, इंसान क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। फुल फॉर्म पूछे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके साथ में और क्या बनेगा भाई? H2O बनेगा। और क्या बनेगा? CO2। ठीक है, ये था कि भाई मानव श्वसन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि कोशिका को जो ऊर्जा के स्रोत है उससे क्या प्राप्त करने के लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है वो आपके शरीर को प्रोवाइड करने वाला कौन है भाई? मानव श्वसन तंत्र। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ बना है CO2, उसको बाहर निकालने का कार्य भी कौन करेगा भाई? आपका मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, अब मानव श्वसन तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? मानव श्वसन तंत्र की संरचना। देखो, समझो होता क्या मानव श्वसन तंत्र।
अगर आपको डायग्राम संरचना वगैरह क्लियर है तो मैकेनिज्म में भी समझ में आ जाएगी। हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में जब तक आपको डायग्राम क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको सारा कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जितनी भी सारी मेहनत है, ऊर्जा, वो पहले डायग्राम समझने पर भी लगा दो, ताकि आपको मैकेनिज्म समझने में इतनी माथापच्ची ना करनी पड़े। देखो समझो होता क्या मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा मानव श्वसन तंत्र? अब इतना तो समझ लिया कि अभी हमने समझा कि क्या करना है, ऑक्सीजन को अंदर लेना। अब थोड़ा सोच के देखो, आप ऑक्सीजन कहाँ से लेते हो? नाक से लेते हो, मुख से नहीं। पे मुख से लेना गलत बात है। आपका मानव श्वसन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? नाक से। आपको श्वसन हमेशा नाक से ही करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये लो भाई, पहले व्यक्ति मानव बना ही देते। ये आपका मानव, ये हो गई इसकी मुंडी, ठीक है। ये हो गया इसका नाक, ठीक है। ये इसका मुंह, तो ये बन गया भाई, ठीक है। आपका जो मानव श्वसन तंत्र है वो, इसका श्वसन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? नाक से। नाक से कहाँ से? नासा छिद्रों से, ठीक है भाई। कहाँ से स्टार्ट होगा? नासा छिद्रों से। नासा छिद्र, ठीक है। नासा छिद्र आगे आगे का जो भाग होगा उसको क्या बोल दोगे? नासा गुहा। ये हो जाएगी नासा गुहा, ठीक है। अब ये दूसरा ये छिद्र क्या हो जाएगा भाई? मुख, जहां से आप भोजन खाते हैं, ये मुख। और मुख जिसमें खुलता है उसको क्या बोलोगे? इस तरीके से ये क्या हो जाएगी? मुख गुहा, ठीक है। ये जो नासा गुहा है, ये मुख गुहा आगे जाके एक पाइप में क्या होती है? खुल जाती है इस तरीके से। एक ही पाइप होगी, एक ही पाइप में क्या होगी? खुल गई। यहां से ये नासा गुहा खुल रही, यहां से ये मुख गुहा खुल रही। इसको क्या बोल दोगे? ग्रसनी, ठीक है। वह नली जिसके अंदर मुख गुहा और नासा गुहा दोनों आके जाके खुल जाती है, उसको क्या बोलते हैं भाई? ग्रसनी, ठीक है। अब जो जहां पर आपको ये आगे वाला पोर्शन देखो, ये जो आपका नाक है, यहाँ आगे वाला जो ट्यूब दिखाई दे रही है उसको क्या बोल दोगे? नासा ग्रसनी, ठीक है। और पीछे आप हाथ लगाओ तो आपको क्या दिखेगी? हाथ टच लगा के करको तो क्या दिखाई देगा आपको? एक गर्दन दिखाई देगी, नासा ग्रसनी, पीछे हड्डी, और बीच में कौन आ जाती है? मुख ग्रसनी, ठीक है। फिर ये गर्दन वाला भाग, फिर ये आगे जाके नासा ग्रसनी, इस तरीके से दो ट्यूब में क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक। ये ट्यूब कौन सी हो जाएगी भाई? कृषिका, या क्या बोल दो? ग्रासनाल बोल दो, ठीक है। और इस ट्यूब को क्या बोल दोगे? श्वास नली, ठीक है। अब जहां पर ये जो ट्यूब होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, कृषिका और ग्रास नली, वहां पर क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस। जहां पे ये दोनों खुल रही है उसको क्या बोलते हैं? इस तरीके से ये, इस छिद्र को क्या बोल दोगे? ग्लोटिस, ठीक है भाई, ग्लोटिस। इस ग्लोटिस के ऊपर एक क्या पाया जाता है भाई? ढक्कन पाया जाता है, उसको क्या बोल दोगे? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्यों पाया जाता है भाई ढक्कन? देखो क्या होता है, आपको बोलने के लिए क्या चाहिए भाई? वायु चाहिए होती। जब आपके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करेगी तभी आप बोल पाओगे, अन्यथा आप बोल नहीं पाओगे। तो जब आप खाना खा रहे हो तो तब ये कौन सी खुली रहती? ग्रासिका ग्रासना, तो भोजन इधर से प्रवेश कर जाए। लेकिन जब बोल रहे हो तो ये कौन सा ढक्कन खुला था? ये। श्वास ले रहे हो तब श्वास नली क्या होगा? ढक्कन ये क्या होगा? हटा हुआ, इस तरह पर जाएगा। अब देखो होता क्या है, जब भी आप खाना खाते खाते क्या करते हैं? बात करते हैं। तो खाना खाने के लिए ट्यूब कौन सा? ये वाली, इस ट्यूब में जाएगा भोजन, तो भोजन इसके अंदर जाता है। लेकिन उसी वक्त आप क्या बोल रहे होते हो तो ये ढक्कन ये क्या होता है? खुला रहता है। तो ये जो भोजन होता है कृषिका ग्रासनाल में ना जाकर कहाँ चला जाता है? श्वास नली में। जैसे ऐसे छींक करके आती है, वो किस वजह से आती है? इस एपिग्लोटिस में भोजन चले जाने की वजह से। इसलिए कहते हैं भाई खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा आप देख लो, अब जब अपना मुंह खोलोगे ना तो ये नासा कृष्णी वाला, ये नासा गुहा वाला भाग और ये मुख गुहा वाला भाग, जहां पर ये दोनों खुलते हैं ना, वहां पर एक आपको ऐसे एक इस तरीके से लटकता हुआ एक चीज कुछ दिखाई देगा। कभी भी मिरर में जाके सामने से पूरा मुख खोल के देखना, आपको इस तरीके से गिरा हुआ दिखाई देगा। उसको क्या बोलते हैं भाई? यूवेला। यहाँ पे होता है,
उसको क्या बोलते हैं भाई, यूला या यूवेला। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि भाई जब भी आप कुछ खा रहे होते हो तो वो सीधा आगे ग्रस्ती में ही जाए, आके नाक में ना जाए, इसलिए ये इसका क्या होता है काम। ठीक है, कभी कभी आप कुछ खा रहे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे होते हैं, तो अगर आपका ध्यान कहीं और होता है तो कोल्ड ड्रिंक क्या नाक से होते हुए बाहर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि आपका ध्यान उस वक्त नहीं था। ध्यान उस वक्त नहीं होने की वजह से यूवेला इस नासा गुहा को बंद करना क्या होता है, भूल जाता है। जैसे अगर आपका दिमाग है उस वक्त आप उसी स्थिति में हो, मतलब सोच रहे हो, बराबर से खा पी रहे हो, आपका दिमाग वही है, तब तो ये वाला ढक देगा आप इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक दे। अब आप पीते जा रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और ही विचरण कर रहा होता है, तो ये वाला इस ढकना भूल जाता है और आपकी कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, नाक बुआ से होते हुए नासा छिद्र से बाहर निकल जाती है। ठीक है भाई, अब यहाँ हो गए। अब देखो जैसे ही गर्दन की कंप्लीट, ये कहाँ प्रवेश करता है, वृक्ष स्थल। देखो होता क्या है, ये मान लो कोई मानव है, ठीक है, इसके जो ऊपर वाला भाग होता है इस तरीके से ऊपर वाला, ये यहां से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, वृक्ष स्थल। ठीक है, और यहाँ पर एक आपके मांसपेशी पाई जाएगी, और इस नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, उदरीय स्थल। उदरीय स्थल, ठीक है, वृक्ष स्थल और उदरीय स्थल। जो आपका श्वसन तंत्र होता है वो क्या होता है, वृक्ष स्थल में होता है। ये जो आपकी श्वास नली है वो वृक्ष स्थल के कौन सी, T5 स्तर पर, T5 स्तर पर क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है। हटा देते हैं, ये दो भागों में क्या होगी, इस तरीके से बढ़ जाएगी। अब देखो ये T5 क्या होता है, ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा, इसको क्या बोलोगे, वृक्ष स्थल, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और इसके पीछे देखो, ये आप जो पीछे आप यहाँ देखोगे ना, तो आपको एक रीढ़ की हड्डी, ये हड्डी दिखाई देगी। ये जो आपकी हड्डी होती है वो सीधी सी एक हड्डी दिखाई देगी, ये वाली हड्डी, यहाँ से यहाँ तक, जो आपको सीधा खड़ा रखने के लिए कार्य करे, इसको क्या बोलते हैं, कशेरुकदंड वर्टिब्रेट। ठीक है, ये जो हड्डी होती है वो एक सीधी एक हड्डी ना होकर एक हड्डियों के टुकड़ों का क्या होता है, सीधे सीधे क्या होता है, एक श्रृंखला होती है, छोटी छोटी हड्डियां इस तरह के, एक 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 2 3 4 इस तरह की हड्डियों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर वृक्ष स्थल पर, जो वृक्ष स्थल के पीछे की तरफ, थोरेसिक कैविटी के पीछे की तरफ जो कशेरुकदंड होती है उसको क्या बोलते हैं, वृक्षीय कशेरुकदंड, या क्या बोल दोगे, थोरेसिक कशेरुक। ठीक है, जो T5 है, जो देखो 1 2 3 4 5, जहां पर ये 5वीं कशेरुकदंड आएगी ना, 5वीं कशेरुकदंड थोरेसिक स्थल, वहीं पर आपकी जो श्वास नली होती है वो दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर समझ में, तो फिर से देख लो। ये कोई मानव है, ये इसकी क्या है, इस तरीके से बैक है। ठीक है, अब इसकी जो पीछे की हड्डी है वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से खंडों पे क्या होती है, इस तरीके से टुकड़ी रहती है। तो ये जो तो वृक्ष स्थल तक है उसको क्या बोल दोगे, T1 T2, T बोले तो थोरेसिक, T1 T2 T3 T5। जहाँ पे T5 होते हैं ना, वहां ये श्वास नली दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। उसको क्या बोल दोगे, श्वसनिका, श्वसनी। ठीक है, प्राथमिक श्वसनी, अभी पहली बार विभाजित हुए तो प्राथमिक श्वसनी। ठीक है भाई, यही प्राथमिक श्वसनी आगे जाके और फिर ये देखो एक इस तरीके से फेफड़ों को खोलते हैं। ठीक है, ये जो श्वसनी है आगे जाके और आगे विभाजित होगी, इनका डायमीटर जैसे जैसे आगे विभाजित होगी, ये आगे आगे और क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। श्वसनी प्राथमिक, फिर द्वितीय में, ठीक है, फिर द्वितीय तृतीयक में, फिर ये आगे जाके श्वसनिकाओं में ऐसा आगे से आगे क्या होती है, विभाजित होती जाती है, और इनका व्यास आगे से आगे क्या होता है, छोटा चाप होता जाता है। इस तरीके से ये आगे से आगे क्या होती जाएगी भाई, विभाजित होती जाएगी इस तरीके से। आगे से आगे क्या हो जाएगी, विभाजित। जैसे जैसे आगे आगे विभाजित होती जाएगी, इनका छोटा ट्यूब का डायमीटर व्यास हो वो छोटा छोटा क्या होगा, बिल्कुल छोटा से छोटा होता जाएगा। देखो लास्ट में जाकर ये छोटी से छोटी इस तरह की कूपी का सदस्य क्या बनाती है, ऐसे फूल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कूपी का। देखो प्राथमिक श्वसन, प्राथमिक से फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर श्वसनिकाएं,
और फिर लास्ट में ये जो कुपिका में खुल रही है उसको क्या बोल दोगे, सीमांत श्वसनिका, सीमांत श्वसनिका, या इसको क्या बोल दोगे, अंतस्थ श्वसनिका। और अंत में गुबारा सदस्य क्या होती है, संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, कुपिका। इसी कुपिका से O2 और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब यही संरचना इधर भी पाई जाएगी। ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, मानव श्वसन तंत्र। एक बड़ी बात, जो ये दायां वाला फेफड़ा होता है वो 3 भागों में बटा होता है, इस तरीके से 3 लूप्स में क्या होता है, बटा होता है, जबकि ये 2 लूप्स में ही बटा रहता है। यह है कंप्लीट मानव श्वसन तंत्र की संरचना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा। कहाँ से स्टार्ट होता है, नासा छिद्रों से, नासा छिद्रों से आगे का भाग नासा गुहा, मुख, मुख गुहा से आगे का भाग मुख गुहा। इन दोनों का संयोजन एक ट्यूब होती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, ग्रसिका और श्वास नली। ग्रसिका और श्वास नली के दोनों के संयोजन स्थल पर एक छिद्र पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन पाया जाता है, एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस का काम होता है कि भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। उसके बाद जो श्वास नली होती है, एक मिनट, ये बड़ा सा पॉइंट छूट गया। ये जो श्वास नली होती है इसके ऊपर इस तरीका से सी सदस्य क्या पाए जाते हैं, बोले पाए जाते। ठीक है, कार्टिलेज के क्या बनने क्या पाए जाते हैं, बोला इस तरीके से। ये क्यों पाए जाते हैं, देखो ये ट्यूब्स क्या होती है भाई, मसल्स की बनी होती है, ठीक है, एकदम रबड़ की। तो इसके अंदर हवा रहेगी तब तक तो ये फुली रहेगी, जैसे ही हवा निकली ये क्या होती है, पिचक जाती है। ठीक है, अब आप सोचो, अगर ये कार्टिलेज क्या काम करते हैं कि इसको सीधा बनाए रखते हैं, इसको पिचकने नहीं देते। अगर ये कार्टिलेज नहीं होंगे तो क्या होगा कि ये जो श्वास नली, जैसे ये वायु निकली यहाँ से, ये देखो ये वायु निकली, वापस से क्या होगी, पिचक गई। अब वापस से वायु आई तो इसको वापस से वायु को क्या लगाना पड़ेगा भाई, प्रेशर लगाना पड़ेगा आगे निकलने के लिए। इस ऊर्जा की हानि को रोकने के लिए क्या पाया जाता है, ये सी वलय पाया जाता है, सी सदस्य समान वलय पाया जाता है, जो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने। इस तरीके से क्या पाया जाता है, वलय पाया जाता है, जो इस ट्यूब को पिचकने से क्या होता है, रोकते हैं। ठीक है, ये श्वास नली जो इसका विभाजन होता है वो कहाँ होता है, T5 स्थल पर। T5 बोले, T बोले तो थोरेसिक वृक्षीय, 5 मतलब 5 पीढ़ी, 1 2 3 4 5, जैसे 5वां टुकड़ा आएगा हड्डी का कशेरुकदंड का, वहां पर ये श्वास नली 2 भागों में क्या हो जाएगी भाई, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे जाके ये श्वसनी श्वसनिकाओं में, और श्वसनिका सीमांत श्वसनिका, और सीमांत श्वसनिका अंत में जाकर किसमें खुलती है भाई, कुपिका में। कुपिका एक छोटी सी, देखो कुपिका की संरचना समझो, देखो क्या होती है कुपिका। कुपिका इस तरीके से खुली हुई एक छोटी सी संरचना होती है, इस तरीके से। ठीक है, ये होती है कुपिका। इसके ऊपर छोटी छोटी रक्त केशिकाओं का क्या होता है भाई, झाल होता है। केशिका, केशिका याद है ना भाई, रक्त सबसे पतली जो रक्त वाहिनियां होती है उनको क्या बोलते हैं, केशिका। जिसकी जो एंडोथीलियम होती है बहुत ही क्या होती है, पतली होती है, उसके छिद्रों से आसानी से सभी चीजों का आदान प्रदान हो सकता है। इन केशिकाओं का झाल पाया जाता है किनके ऊपर, कुपिकाओं के ऊपर। अब हम देखो इस कुपिका के अंदर क्या होना है भाई, O2 आया। देखो नाक से क्या है, O2 नाक को ऐसे श्वास नली से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ कौन है भाई, O2 आ गई। अब O2 ब्लड में जाएगी कैसे, क्योंकि ब्लड में भेजने के लिए इन कुपिकाओं के ऊपर केशिकाओं का क्या पाया जाता है भाई, झाल पाया जाता है। और उन केशिकाओं में कौन दौड़ रहा है, ब्लड दौड़ रहा होता है। तो ये ब्लड अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है CO2 को तो क्या कर देता है, कुपिका में छोड़ देता है, और O2 को उसको क्या कर लेता है, अंदर ग्रहण कर लेता है। और CO2 वापस से कुपिका इस तरीके से होते हुए वापस क्या कर दी जाती है भाई, बाहर निकाल दी जाते हैं। आपका होता है मानव श्वसन तंत्र। ठीक है भाई, नेक्स्ट है मानव श्वसन तंत्र का जो कार्य प्रणाली होती है वो होती है 3 चरणों में क्या होती है भाई, पूर्ण होती है। या फिर ये समझ लो कि मानव श्वसन तंत्र के कितने भाग होते हैं भाई, सॉरी 4 भाग होते हैं। मानव श्वसन तंत्र के भाग ये क्या बोलो, चरण कितने होंगे, 4। ठीक है, पहला होता है सांस लेना, सांस लेना और छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं, सवातक। ठीक है, दूसरा बोल दोगे बाह्य श्वसन, तीसरा बोल दोगे आंतरिक श्वसन, और चौथा कोशिकीय श्वसन। देखो आपको एक नंबर का पूछ सकता है कि ये क्या होता है, क्या होता है, समझो होता क्या।
ये आपके क्या होता है, नासिका को अनसिक, यहाँ के ये दो श्वास नली और ये आपका क्या हो गया भाई, श्वसन तंत्र। ठीक है, इस श्वसन तंत्र के अंदर कौन है भी, कुपिका। कुपिका के अंदर कौन है, ऑक्सीजन है। ये अपने ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ भेज देगी, हृदय में। ये लो आपको भी हृदय का एक शुद्ध रक्त आ गया भाई इसके अंदर। अभी शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, अंगों के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, किन के पास आ गया भाई, अंगों के पास आ गया। अब अंग इस लिख लेते हैं, देखो ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त आया, काम किया। और अब जैसे ही ऑक्सीजन को उपयोग में लिया ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, अब रक्त कैसा हो गया, विऑक्सीजनित। यह विऑक्सीजनित रक्त वापस कहाँ भेज दिया जाता है भाई, इस तरीके से दाएं आलिंद में विऑक्सीजनित रक्त क्या भेज दिया जाता है, विऑक्सीजनित। अब ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, इस डायग्राम से पहला आपको परिसंचरण तंत्र में भी पढ़ा था विऑक्सीजन रक्त, यही तो आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब यहाँ से होते हुए रक्त कहाँ आएगा भाई, दाएं नीले में, और दाएं नीले से वापस कहाँ चला जाएगा, ये दोनों फेफड़ों के अंदर। ठीक है, अब समझो, देखो काम क्या होता है भाई, इस तरीके से ये संरचना आपके, जब भी आपको श्वसन तंत्र पढ़ाया जाए, ये आपका डायग्राम आपके दिमाग के अंदर दौड़ना चाहिए भाई, कैसे भी ऑक्सीजनित और ऑक्सीजन रखते हैं। ये आपका जो परिसंचरण तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, आपस में गुथा हुआ होता है, एक दूसरे से क्या होता है भाई, जुड़ा हुआ होता है। और परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या काम था भाई, यहाँ से शुद्ध और अशुद्ध रक्त को पूरे अंगों के पास क्या कराना, रोटेट कराना। जबकि आपके श्वसन तंत्र का काम क्या है भाई, ऑक्सीजन देना और CO2 लेना। ठीक है, अब ये डायग्राम क्लियर है तो आपको आगे का समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि ये क्या होती है भाई, कुपिका। ले ली भाई कुपिका, ये कौन है, कुपिका। अगर वो डायग्राम क्लियर है तो फिर यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कौन जा रही है, रक्तवाहिका जा रही है, जा रही है भाई रक्तवाहिका है। कुपिका के अंदर कौन आया, O2 आया, और O2 किसके अंदर चला गया, रक्तवाहिकाओं के अंदर चला गया। ठीक है, अब ये O2 रक्तवाहिनी, ये लो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये कौन है, कोशिका है भाई, कोशिका। ठीक है, अब ये O2 कहाँ चला जाएगा, जरूरत है भाई इसको, किसको जरूरत है, O2 की जरूरत किसको है भाई, कोशिका को। ये तड़प रही है बेचारी, ऑक्सीजन आ जा रही है, आ जा रही है, आ जा रही है, ऑक्सीजन बड़े मजे में यहाँ दौड़ रहा है। ठीक है भाई, दौड़ रहा है, कोशिका बोल रही है भाई ऑक्सीजन आ जा रही तो मैं मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं। ये बेचारा रहेगा, मर क्यों गया यार, ये कहाँ प्रवेश कर जाता है, कोशिका के अंदर। अब कोशिका के अंदर क्या होता है भाई, CO2 नहीं चाहिए होता है। अब ये क्या होता है, ये रास्ता इसी के पास से निकल रहा होता है, जो चाहिए होता है वो ले लेते हैं और जो नहीं चाहिए होता है वापस अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाता है, CO2 आ गया, ऑक्सीजन तो अंदर चला गया और कोशिका से CO2 वापस क्या हो गया, रक्तवाहिका। अब पहला तो रक्त इस तरीके से आया था, अब ये वापस रक्त क्या होगा, इस तरीके से हृदय की ओर, क्या फेफड़ों की ओर क्या करेगा, इस तरीके से करेगा। अब ये रक्त कैसा है, विऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित। ये स्टेप समझने के लिए मैंने आपके लिए बनाया। ठीक है, विऑक्सीजनित रक्त, ये वापस कहाँ चला जाएगा, इन रक्त वाहिनियों से होते हुए कहाँ चला जाएगा, और ये CO2 वापस कहाँ छोड़ दी जाती है, कुपिका में। और ये प्रोसेस बार बार क्या होता है, चलता ही रहता है। देखो समझो, ये जो आपका जो पहला चरण है स्वातन, ये तो कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में, निःश्वसन और उच्च श्वसन। देखो स्वातन का सिंपल सा इतना सा भाग है, कुपिका के अंदर ऑक्सीजन आई और ये स्वातन का सिंपल सा ऑक्सीजन ली और छोड़े, इसको क्या बोलोगे, समातन। सिंपल सा पूछ ले, स्वातन क्या होता है, समातन का मतलब होता है गैस को अंदर फेफड़ों के अंदर प्रवेश कराना और बाहर निकलना, वही क्या है, श्वसन। आप ऑक्सीजन को अंदर की तरफ ले रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, निःश्वसन। और ऑक्सीजन को CO2 को बाहर निकाल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, उच्च श्वसन। या आपका हो गया भाई पहला। ठीक है, दूसरा भाग बाह्य श्वसन। अब बाह्य श्वसन देखो यहाँ क्या हो रहा है, बाह्य श्वसन हो रहा है, जो रक्त वाहिका होती है और जो कुपिका होती है उसके अंदर गैसों का क्या हो रहा है भाई, आदान प्रदान। भाई O2 तो क्या हो रही है, ले रही है, और CO2 क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ये क्या हो गया, दूसरा भाग हो गया कुपिका व रक्त
वाहिका के मध्य CO2 प्लस O2 का क्या करना, आदान प्रदान। ये क्या हो जाएगा आपका बाह्य शोषण। ठीक है, ये हो गया आपका बाह्य शोषण। नेक्स्ट आगे ऑक्सीजन रक्त वाहिकाओं में दौड़ रही है। जैसे ही कोशिका के पास पहुंचा, कोशिका बोल रही है भाई मुझे तेरी जरूरत है आज, ये फुदक गया कोशिका के अंदर। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर फुदका तो इसके ऑक्सीजन को लेके अब कोशिका बोल रही है कुछ लिया तो वापस दे भी दे रहा, तो CO2 को क्या होता है रक्त वाहिकाओं में छोड़ दिया, ऑक्सीजन ली CO2 दी। ठीक है, ये जो आदान प्रदान हो रहा है जो किसके मध्य हो रहा है, कोशिका व रक्त वाहिका के मध्य गैसों का विनिमय क्या कहलाएगा, आंतरिक श्वसन। ठीक है, ये क्या हो गया, आंतरिक श्वसन। नेक्स्ट है कोशिकीय श्वसन। अब ये कोशिका इस ऑक्सीजन का करेगी क्या भाई, इस ऑक्सीजन को क्या करेगी C6H पारा O6 प्लस क्या करेगी O2, इसको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या कर लेगी उपभोग, और क्या बना लेगी CO2 प्लस ATP प्लस क्या बना देगी H2, और इसी को क्या बोल दोगे कोशिकीय श्वसन। ठीक है, क्लियर है तीनों के तीनों, स्वातन, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। स्वातन सिंपल सा क्या होता है भाई, गैस को प्रवेश कराना और गैस को बाहर निकालना, निश्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उच्च श्वसन में ऑक्सीजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समातन। नेक्स्ट आता है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन होता है पुपिका और रक्त वाहिका के मध्य CO2 और O2 का आदान प्रदान। फिर आता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन होता है कोशिका और रक्त वाहिका के मध्य CO2 और O2 का आदान प्रदान। अंतिम तौर पर आता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन होता है जो कोशिका होती है वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का क्या करती है, वो करती है, और CO2 प्लस जल प्लस क्या बनाती है ATP, वही क्या कहलाता है कोशिकीय श्वसन। आई होप आपको श्वसन तंत्र का संरचना और ये चरण समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट के वीडियो में हम मानव श्वसन तंत्र की क्या पढ़ेंगे, क्रियाविधि।